अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर उसको अपने सियासी मकासद हासिल करने हैं तो इसके लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ ने इस मकसद के हुसूल के लिए कई हरबे आजमाए, लेकिन कोई तदबीर कारगर साबित ना हो सकी। और अब यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने माजी की तरह एक बार फिर पार्लिमानी सियासत से लाताल्लुक होने का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। पहले तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का सिलसिला शुरू किया और अब लाहौर के सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात का भी बायकॉट कर दिया, जिस पर मुखालिफिन ये तंज कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने हार के खौफ से ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया। यानी तहरीक इंसाफ ने राना सनाउल्लाह की जीत के लिए रास्ता साफ कर दिया और राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर बासानी सेनेटर मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी जमातों के कुल वोटों को मिलाकर राना सनाउल्लाह को 263 वोटों की हिमायत हासिल थी, जबकि ऑपोजिशन उम्मीदवार सलमा एजाज को कुल 100 वोटों की हिमायत हासिल थी। यानी नंबर गेम को देखकर यह साफ अंदाजा होता है कि राना सनाउल्लाह का सेनेट की इस नशस्त पर कामयाब होना यकीनी था और शायद इसी शिकस्त के वाज़े इम्कानात को देखते हुए तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का बायकॉट किया। लेकिन राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के बायकॉट को राह फरार करार दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई के मेंबरान में अदम एतमाद है, अगर वोट साल लेते तो उनके अपने 10 से 12 मेंबरान उन्हें वोट कास्ट करते। अब राना सनाउल्लाह ये इंकशाफ कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान अपनी रजामंदी से उन्हें वोट देने के लिए तैयार थे और यही उनके बकौल तहरीक इंसाफ के बायकॉट करने की बुनियादी वजह थी। यानी ये तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ के अरकान अपनी पार्टी की आदत से नाला होकर अपने मुखालिफिन को ही वोट देने के लिए तैयार थे और अगर ये अरकान राना सनाउल्लाह के हक में वोट देते तो यकीनी तौर पर पार्टी के अंदर अदम एतमाद जाहिर हो जाता। बहरहाल दूसरी सूरत में तहरीक इंसाफ ने बायकॉट करके भी अपनी सियासी पोजीशन को एक तरह से कमज़ोर कर लिया है, क्योंकि अब सियासी हलकों में यह तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात में मैदान खुला छोड़कर इस बात का सबूत दिया है कि वो किसी भी इंतखाबी मैदान में मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखती। अगर तहरीक इंसाफ अपनी वाज़े हार के बावजूद सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेती तो कम अज़ कम वो इस पोजीशन में रहती कि कम से कम पार्टी इंतखाबी अमल का हिस्सा बनी। लेकिन जिस तरह से मैदान को खाली छोड़ा गया उससे ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ शिकस्त से पहले ही अपनी हार को तस्लीम कर चुकी थी। अब पार्टी ने पार्लिमानी सियासत से एक बार फिर खुद को दूर करके ये साबित किया है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट पर एतमाद करने को तैयार नहीं है और आने वाले वक्त में वो खुद को पार्लियामेंट से अलग करने के लिए मजीद इक़दाम कर सकती है। अगर तहरीक इंसाफ को अभी असम्बली से इस्तीफे देती है या फिर सूबे की हुकूमत को तहलील करती है तो वो फिर से सारी कश्तियाँ जला बैठेगी, जिसका तहरीक इंसाफ को माजी में कोई फ़ायदा ना हुआ और आगे किसी किस्म का सियासी फ़ायदा होने का इम्कान भी कम है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस बहुत महदूद हैं। अगर तहरीक इंसाफ के पास पहले की तरह स्ट्रीट पावर होती तो फिर पार्लियामेंट से निकलने का इकदाम किसी हद तक समझ में भी आता, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद अपने जलसों और एहतजाजी तहरीक को लेकर गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है। पार्टी की आदत के कहने के बावजूद तहरीक इंसाफ के अरकान अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने को तैयार नजर नहीं आते, जैसा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आज तमाम अरकान असम्बली को एहतजाज के लिए तलब किया था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का मनसूबा, जो एहतजाजी मनसूबा बंदी है उसके मुताबिक वो एहतजाज ना हो सका। ज़राए के मुताबिक पार्टी की आदत की हिदायत के बावजूद बेशतर एमएनएज़ इस्लामाबाद वापस ना पहुँच सके और यूँ एहतजाज खटाई में पड़ गया। सिर्फ चंद एमएनएज़ इस्लामाबाद में मौजूद थे, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से और वो यही रिहाइश पजीर है। ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से वाज़ेह लाएअमल भी फराहम नहीं किया गया, जिसके बायस एमएनएज़ ने अहकामात को संजीदा नहीं लिया। यानी तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ पार्टी की आदत के अहकामात को संजीदगी से लेने को तैयार नहीं है, जो कि पार्टी के लिए सियासी एतबार से खुशाइंद नहीं है। यानी तहरीक इंसाफ की मिसाल इस वक्त उस कश्ती जैसी है जो अपने कप्तान के बगैर ही पार्टी की लहरों में बह रही है। अब इस सारी सूरत हाल को देखें तो तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का वाहिद जरिया यही बचता है कि वह अपोजिशन जमातों बिलखुसूस JUIF को अपने साथ इत्तेहाद में शामिल करें। लेकिन JUIF और तहरीक इंसाफ में सियासी ताल्लुकात कभी कशीदा होते हैं तो कभी बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। तहरीक इंसाफ अब तक JUIF के साथ सियासी ताल्लुकात में ठहराव लाने में कामयाब नहीं हो सकी, जिसकी बड़ी वजह वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की मौलाना के खिलाफ बयानबाजी है। बहरहाल इस सब के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान अपने गैर रस्मी बयान में कहते हैं कि PTI से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, इत्तेहाद के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। चंद दिन पहले असद कैसर से बाबानी मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान का इस मुताल्लिक़ ये भी कहना था कि सियासत में ना दुश्मनियाँ मुस्तकिल होती हैं ना दोस्ती दायमी होती है। अब मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान में तहरीक इंसाफ के लिए अब भी लचक दिखाई दे रही है, लेकिन देखना यह है कि क्या दोनों जमातों में हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने पर इत्तफाक राय हो सकेगा या फिर दोनों जमातों में इस हवाले से डेडलॉक बरकरार रहता है। इस सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ ज़ई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेट के लिए बाई इलेक्शन था और उस बाई इलेक्शन प्रोसेस से तहरीक इंसाफ ने बायकॉट किया, क्या हार का खौफ था जो PTI बायकॉट कर गई?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं देखें, ये तो ये सिस्टम की नाकामी है मेरे ख्याल से। देखें, जब जमहूरियत पर से एतमाद उठ जाता है, जब वोट को इज्जत नहीं मिलती है, वहाँ पे मेरे ख्याल से वोट डालना इसकी कोई अहमियत नहीं रहती है ना। देखें, एजाज चौधरी साहब सेनेटर रहे, और उनको जिस अंदाज से डिसीड किया गया, उनको सजा सुनाई गई बगैर इंसाफ दिए, जो है उनके साथ जो सलूक हुआ, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो कोई काबिल एतमाद रहा हो या काबिल रेस्ट रहा हो। इन हालात में तो तहरीक इंसाफ जो है वो देखे ना, कम्युनिटियों से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आगे जाके क्या होता है, अगर यही सूरत हाल रही तो हो सकता है असम्बली से भी इस्तीफा दे दें, क्योंकि इस सिस्टम में कोई जान नहीं रही है। रूल ऑफ लॉ नहीं है मुल्क के अंदर, और जब रूल ऑफ लॉ नहीं हो, जमहूरियत ना हो, तो फिर तो देखे ना, फिर तो मुल्क का नहीं, चलना लेकिन यूसुफ सही साहब, काफी इसका मुश्किल। अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? देखिए, अगर आप वोटिंग करते तो हो सकता है ऑन रिकॉर्ड चीजें आ जाती, वहां से कुछ लोग अगर आप असम्बलियों से बाहर निकल आएंगे तो जाहिर है वो जो प्रोटेस्ट है वो भी रजिस्टर नहीं हो सकेगी, ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब इस प्रोसेस से बाहर आ जाना आपको नहीं लगता काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है पीटीआई के लिए? मेरे ख्याल से सूरत हाल अब इस चीज़ों से निकल चुकी है। अब ये मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी कोई वक़्त रह गई है कि जी असम्बली में आप स्पीच कर रहे हैं, असम्बली में आप, असम्बली की कोई अहमियत ही नहीं रही है अब। और जो आप देखें, 17 वोटों से हुकूमत बनाई, जिस तरीके से फिर उन्होंने अपनी अक्सरियत छीन कर ली, मखसूस नशिस्तें छीनी गई, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस सिस्टम में कोई जान है। अब या तो इस सिस्टम ने ख़त्म होना है, और या फिर इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत होगी, वरना ये तो इस तरह तो नहीं नहीं, चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ तो आप एक क्लियर पैसेज और ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं इस स्टेटस को कि वो जो चाहते हैं जैसे चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं, रेजिस्टेंस नहीं मेरे होगी। तारिक इंसाफ की हिकमत अमली में थोड़ी बहुत चेंज आएगी, कि जो पार्लिमानी जो कोशिशें थी वो तो मुझे अब नज़र नहीं आ रही है। अब हो सकता है कि जो हिकमत अमली है वो चेंज हो तारिक इंसाफ की कुछ दिनों बाद, क्योंकि मुज़ाहिमती सियासती वाहिद रास्ता रह गया है इस वक्त, और कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो इस सिस्टम को ठीक कर सके। और यूसुफ सही साहब, ये मज़ामती सियासत पार्लियामान से बाहर होगी यानी सड़कों पे होगी? देखिए, मुज़ाहिमती सियासत तो पार्लियामेंट के अंदर तो करके हमने देख ली, उसकी तो कोई वक़्त नहीं रह गई है। अब ऑप्शन क्या है, ये तो पार्टी ने फैसला करना है। लेकिन मेरे ज़ाती राय है कि या तो देखें ना कि आप पार्लियामेंट के अंदर बात करें, उसकी कोई अहमियत हो, उसको कोई सुने और उस पे कोई अमल करे। तो यहाँ तो ये चीज़ है ही नहीं, क्योंकि जो लोग आए हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर, वो खुद पार्लियामान के ज़रिए तो नहीं आए हैं ना। उनको तो लाया गया है, छीन कर दिया नहीं, गया लेकिन उनको लेकिन यूसुफ मैंडेट। सही साहब, इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी दो राय पाई जाती है। कुछ लोग हैं ऐसे जो शुरू दिन से इस चीज़ पे कायल हैं कि मज़ामत से ही रास्ता निकलेगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसलहत को तरजीह देते हैं, ये मफाहमत को तरजीह देते हैं, वो मज़ाहमाना रविश इख्तियार करने के कायल नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इससे तो अल्टीमेटली डिवाइड खुद पीटीआई के अंदर होगी? नहीं नहीं, डिवाइड नहीं है, राय हो सकती है। मेरी अपनी राय है कि मुज़ाकरात की तरफ माहौल जाना चाहिए था, और ये जिम्मेदारी हुकूमत की होती है कि वो ऐसा माहौल पैदा करे कि मुज़ाकरात की तरफ अपोजिशन आए। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, देखें ना, सियासत नहीं कर सकते आप मुल्क के अंदर। लोगों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी तक वो इंतकामी सियासत हो रही है। तो इन हालात में फिर मुज़ाकरात भी बेमानी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हालात मुज़ाकरात के लिए साजगार बनाए। हालात बनेंगे तो मुज़ाकरात होंगे, अदरवाइज ये भी मुझे नहीं लगता है कि कोई कामयाबी हो सकती है इसमें। तो फिर केपी में क्या सिचुएशन होगी? क्या वहां पे भी हुकूमत छोड़ेंगे, असम्बली डिसॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बात करती सरसरी बात की है, जो जो हालात है आपके सामने है। इन हालात में क्या हो सकता है? वर्कर जो है वो तेज में आ रहा है। रोज बरोज अडियाला के साथ जाके आप देखें कि बाकी आज तक किसी कैदी के ऊपर इतनी पाबंदियां नहीं लगी जो इमरान खान के ऊपर लग रही हैं। उनकी बहनों के साथ जो सलूक हो रहा है, हर मंगल को वो आती हैं और एक तमाशा जो है वो हुकूमत लगा देती है वहाँ पे खामखा।
जब मिलाना है तो मिलाने की इजाजत दे दें उनको, जो टाइम दे उस टाइम को आ जाएंगी, मिल लेंगी, चली जाएंगी। लेकिन नहीं, हुकूमत ने तमाशा जरूर बनाना है। मतलब ये चीजें जो होती है ना, इससे माहौल खराब भी होता है, माहौल बेहतर नहीं होता है। नहीं, शौकत यूसुफजई साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने, आपको याद होगा चंद रोज़ पहले, बल्कि अब तो 90 रोज़ का वक्त भी होने वाला है, 2 ढाई महीने हो गए इस बात को, कि 90 डेज़ का उन्होंने बात की थी कि 90 रोज़ में अगर बानी पीटीआई को रिहा ना करा सके तो फिर सियासत छोड़ दूंगा। तो अभी उन्होंने फिर जलसे का ऐलान किया है कि वो 5 रोज़ पहले बता देंगे कब होगा। तो उसमें क्या गंडापुर साहब कोई नई वो ट्रक की बत्ती समझा जाए, कारकुनान को इंगेज रखने का एक तरीका है, या फिर उसमें अपनी जलसे में भी सियासत छोड़ने का ऐलान करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है, उन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। ये जो सैलाबी सूरत हाल है, उसमें आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। और अब अभी तक जो बहाली के काम है वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं, और वो खुद वज़ीर आला उसकी निगरानी भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस के लिहाज से तो वो सबसे नंबर 1 है, क्योंकि वो टिकटॉकर नहीं है, वो अपनी तस्वीरें नहीं छाप रहे हैं, और एक काम स्मूथली कर रहे हैं। अब जहाँ तक रह गई सियासत की बात, देखें उनकी कोशिश ज़रूर है कि इमरान खान के रिहाई के लिए जो भी पार्टी फैसला करे वो उसमें बराबर पेश है। उन्होंने देखें कभी भी ये नहीं कहा कि वो CMA या जुलूस में नहीं जाएंगे, या ये चीज़ें जो होती हैं बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। और मेरे ख्याल से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हुकूमत जो है उसकी अपनी जिम्मेदारी क्या, वो नहीं, हुकूमत लेकिन अपनी शौकत यूसुफजई साहब, एक जिम्मेदारी तासुर है कि इस वक्त पंजाब और KP के ग्रुप आमने सामने है, फिर अलीमा बीबी और गंडापुर ग्रुप आमने सामने है। उसमें गंडापुर साहब, मिशाल यूसुफजई, इवन सनम जावेद के हवाले से एक तासुर दिया जा रहा है कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, और दूसरी तरफ जो अलीमा खान ग्रुप है वो तनकीद उनकी गंडापुर साहब के ऊपर है। तो ये तो तासुर हर गुजरते दिन के साथ तकवीत पा रहा है। देखिए, ये तो बाहर से बैठकर लोग तो अपने तजिए देते हैं, लेकिन अंदर से सारे एक हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सारे इमरान खान के साथ हैं, और फैसले उन्हीं के चलेंगे। जो इमरान खान कहेगा वही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो लास्टली यूसुफजई साहब, अब ये जो एक जलसे का ऐलान हुआ है गंडापुर साहब की तरफ से, इसका बुनियादी तौर पे एजेंडा क्या होगा? क्योंकि ये तो KP में होने जा रहा है, किसके खिलाफ होगा, किस एजेंडे के तहत होगा? और फिर तनकीद तो ये भी है कि एक तरफ फ्लड आया हुआ है, सैलाबी सूरत हाल है, आप जलसे कर रहे हैं। देखिए, सैलाबी सूरत हाल है, और जाहिर है उस पर काम हो रहा है, बहाली के काम शुरू हैं, जो हुकूमती इदारे हैं वो लगे हुए हैं। बाकी सियासत तो ख़त्म नहीं होती है, जंगों के अंदर भी सियासत रहती है। और मेरा नहीं ख्याल है कि अगर कोई मस्बत पॉजिटिव सियासत हो रही है जमहूरियत अंदाज से, तो जमहूरी अंदाज से, बाकी जमहूरियत तो कहीं और नज़र नहीं आएगी आपको। पंजाब में आप जलसा नहीं कर सकते, इस्लामाबाद में आप जलसा नहीं कर सकते, कम से कम ये एक बात तो है ना कि पेशावर में आप जलसा भी कर सकते हैं, कोई भी पार्टी कर सकती है, क्योंकि यहाँ जमहूरी रिवायत अभी तक वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। शौकत यूसुफजई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सैलाबी सूरत हाल जो बिगड़ रही है, सिंध की का रुख कर रहा है, और वहाँ पर भी जो है वो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं, फोरकास्ट बात करेंगे उस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मौसमी सूरत हाल से गुजर रहा है। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया, और पानी के दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्तान के करीब शेरशाह बंद को तोड़ने का फैसला इसी बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र किया गया है। बंद में शिगाफ डालने से पहले इंतजामिया की जानिब से ऐलानात किए गए ताकि मकामी आबादी बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल हो सके, लेकिन इस अमल के बावजूद यह हकीकत वाज़ेह है कि शेरशाह बंद के टूटने के बाद कई बस्तियाँ ज़ेरे आब आएंगी। भारी मशीनरी को बंद के मकाम पर पहुंचा दिया गया है, और शेरशाह पुल को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसका मकसद यह है कि किसी बड़े जानी नुकसान से बचा जा सके और लोग बर वक्त महफूज मकामात तक पहुंचाए जा सके। ये सूरत हाल सिर्फ जनूबी पंजाब तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका बराह रास्त असर सिंध पर भी पड़ रहा है। दरियाए चिनाब के साथ साथ दरियाए सिंध में भी पानी की सतह तेज़ी से बुलंद हो रही है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4 लाख से ज़ायद क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि ये रला अब सखर बैराज की तरफ बढ़ रहा है, और सखर पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया, और पानी का बहाव 3 लाख से ज़ायद क्यूसेक तक पहुंच चुका है। हेड तरीमो और हेड पंजनत पर भी पानी की बड़ी मिकदार में आमदोरफ्त जारी है, और इसका मतलब यह है कि जनूबी पंजाब से निकलने वाला सैलाबी रैला सिंध की तरफ बढ़ रहा है। ये पानी जैसे जैसे
नीचे की तरफ सफ़र करेगा। सिंध के नशेबी अजला और ज़रई ज़मीनें इसके ज़ेरे असर आएंगी। सिंध के लिए इस वक्त एक और बड़ा चैलेंज तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला है, जो पहले ही शुरू हो चुका है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। सदर, बर्न्स रोड, अकायदाबाद, मलीर, डिफेंस और गुलशन मेहमार जैसे इलाके शदीद बारिशों की लपेट में। अब एक तरफ बारिशों का शदीद स्पेल शुरू हो गया है, दूसरी तरफ सैलाबी रैले का खदशा है। पंजाब से आने वाला सैलाबी रैला जब सिंध की तरफ पहुंचेगा तो वहां पर अभी जाहिर है कि एक अंदेशा तो मौजूद है और इसके पेश नज़र सिंध में भी हंगामी सूरत हाल है। वहाँ पर भी जो सिंध काबीना है उसकी भी ड्यूटीज़ असाइन कर दी गई हैं और रिलीफ एंड रेस्क्यू के हवाले से भी, और ज़ाहिर है इसको काउंटर फाइट करने के लिए भी। इस वक्त हमारे रिपोर्टर हसन मलिक शेरशाह बरान में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस वक्त शेरशाह पुल पे मौजूद है और ये फैसला हो गया कि शेरशाह बंद को तोड़ा जाएगा, और ज़ाहिर है हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है बंद को तोड़ने के अलावा, पानी को डाइवर्ट करने के अलावा। तो अब ये बताइएगा कि इस वक्त जो सैलाब है, जो पानी है, उसका लेवल क्या है? मौके पर जो ऐलानात हो रहे हैं, मकामी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने का सिलसिला जारी है, उसकी रफ्तार इस वक्त क्या है और कब आप देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से ये इकदाम उठाया जाएगा बंद को तोड़ने के सिलसिले में? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अगर दरियाए चनाब की बात की जाए तो दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब देखने में आ रहा है। सबसे पहली जो चीज़ देखने में आ रही थी, इंतज़ामिया ने जूं ही मुल्तान के करीब सैलाब आ रहा था, पानी की सतह बुलंद हो रही थी दरियाए चनाब में, तो इंतज़ामिया की जानिब से इमीडिएटली 2 डिसीजंस लिए गए थे कि 2 जगहों को ब्रीच किया जाएगा, और वो दोनों जगहें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। एक है अकबर फ्लड बंद हेड मोहम्मद वाला रोड, जहां पर हेड मोहम्मद वाला ब्रिज है। ब्रिज को बचाने के लिए फैसला किया गया था कि हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच किया जाएगा। सेकेंडली उसके बाद दूसरी जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह थी वो थी शेरशाह पुल को बचाने के लिए, कि शेरशाह पुल को बचाने के लिए शेरशाह रोड पर ब्रीच किया जाएगा, उस जगह पर शगाफ डाला जाएगा ताकि पानी की सतह जो है वो पुल की जानिब बढ़ने की बजाय बल्कि करीबी बस्तियों की जानिब से बढ़े, और करीबी बस्तियों से ही सारा का सारा पानी जो है वो दूसरी जगह पर ज़ेरे आब करवाई जाएँ बस्तियाँ। लेकिन क्योंकि ये तो स्टार्टिंग का फैसला था, हमने देखा कि डायनामाइट्स भी वहाँ पर लगा दिए गए, हेड मोहम्मद वाला रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन हेड मोहम्मद वाला की तो कंडीशन कदरे बेहतर रही। अगर बात की जाए शेरशाह बंद की, तो शेरशाह बंद एज सच उस तरीके से भी मजबूत नहीं है जिस तरीके से हेड मोहम्मद वाला बंद, अकबर फ्लड बंद मजबूत है, और इसकी जो जगह है वो भी काफ़ी ज़्यादा, इसके पुश्तों पर पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंतज़ामिया ने इस चीज़ के पेश नज़र फ़ैसला ये किया कि अब तरीमू बिराज से जो तकरीबन 5 लाख से ज़ायद क्यूसिक का रेला हेड मोहम्मद वाला की तरफ गामजन है, तो उसका फ़ैसला ये हुआ कि हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीच किया जाएगा, हेड मोहम्मद वाला ये शेरशाह को ब्रीच किया जाएगा और हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तो गुज़िश्ता 24 घंटे की बात थी। 24 घंटे पहले फ़ैसला ले लिया गया था कि शेरशाह बंद को ब्रीच किया जाएगा। रात को फैसला हुआ, फिर उसके बाद डिसाइड ये किया गया कि सुबह 8 बजे ब्रीच किया जाएगा। लेकिन 8 बजे से लेके टिल अब तक, इस वक्त तक इंतज़ामिया की हैवी मशीनरी भी मौजूद है, इंतज़ामिया भी मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, लेकिन ताहाल अभी तक ब्रीचिंग का कोई डिसीजन नहीं लिया गया। कहा यह जा रहा था कि 393.50 क्रिटिकल लेवल है, जिसको जूं ही टच करेगा तो उसके बाद शेरशाह बंद को शगाफ डालने का फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त तो क्रिटिकल गेज से भी बढ़ गया है, और जो वाटर गेज है वो तकरीबन 394 से अबव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये बात हो गई शेरशाह की। अगर हम बात करें तो हसन, ये शेरशाह बंद को ब्रीच ना करने की बुनियादी वजह क्या है? देखिए, आपने उसकी मखदूश हालत बताई कि इस वक्त क्या है, और वो मजबूत बंद भी नहीं है, तो क्या ऑटोमेटिकली खुद ही से टूटने का इंतजार किया जा रहा है या ब्रीच होने का इंतजार किया रादर देन कि इसको ब्रीच किया जाए? क्योंकि वाटर लेवल तो जैसे आपने कहा कि उस लेवल से इंक्रीज कर गया है जो ब्रीच करने के लिए रिक्वायर्ड था। अच्छा, इसमें भी 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो मकामी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि करीबी बस्तियां जो हैं
उनमें पानी को डाइवर्ट किया जाए, ताकि पानी डाइवर्ट होता जाएगा तो यहाँ से बंद को नहीं तोड़ा जाएगा। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि सिर्फ हुकूमत और इंतज़ामिया इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि हम अगर इसे ब्रेक डाउन करते हैं, इसे ब्रीच करते हैं, तो आगे जिन बस्तियों की तरफ पानी को डाइवर्ट करना है वहाँ तो पहले से पानी मौजूद है। तो अब इंतज़ामिया डाल रही है बात टेक्निकल कमेटी पर। इंतज़ामिया कह रही है कि टेक्निकल कमेटी इस चीज़ का फैसला करेगी। टेक्निकल कमेटी मॉनिटर कर रही है, वाटर गेज को भी मॉनिटर कर रही है, तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर कर रही है, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, DG PDMA ने और कमिश्नर मुल्तान ने की थी। उसी में ही ये फैसला लिया गया था कि जो हेड तरीमू से टुवर्ड्स हेड मोहम्मद वाला की तरफ पानी का रेला आ रहा है, तो उस पानी के रेले की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि हमें ब्रीच करना पड़ेगा और हम इमीडिएटली शेर शाह बंद को ब्रीच करने जा रहे हैं। ये रात के टाइम डिसीजन ले लिया गया था, लेकिन उसके बाद अगर अभी तक की बात की जाए तो फिर उसके बाद ये कहा जा रहा था कि सुबह 8 बजे तक रेलवे ट्रैक को क्लियर करवाया जाएगा, जो यहाँ से ट्रेनें गुजरनी हैं उन्हें गुजार कर और उसके बाद ब्रीच किया जाएगा। दिन भर यही चीज़ हमने देखी कि अभी ब्रीच हो रहा है, अभी करेंगे, अभी शगाफ डाला जाएगा, लेकिन इस वक्त तक अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई फ़ैसला नहीं लिया गया और हेड मोहम्मद वाला बिल्कुल उसी तरीके से मौजूद है, शेर शाह बंद उसी तरीके से मौजूद है। करीबी बस्तियां मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं और करीबी बस्तियां जिन मौज़ों में पानी पहले नहीं पहुंचा था, इवन दो अभी हमारी कुछ देर पहले मकामी लोगों से बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि 2014 का जो फ्लड था वो उसकी इंटेंसिटी इस फ्लड से भी ज़्यादा थी, लेकिन उस टाइम इन करीबी बस्तियों में पानी नहीं पहुँचा था। लेकिन इस 2025 वाला जो फ्लड है ये करीबी बस्तियों को भी ज़ेरे आब कर चुका है और करीबी बस्तियों में इस फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी पहुंच चुका है। ताहम अभी तक शगाफ नहीं डाला गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये शगाफ वाला एरिया है उस जगह पर जो करीबी बस्तियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हसन मलिक हमारे शेर शाह ब्रिज से हमें अपडेट कर रहे थे और वहाँ सिचुएशन ये है कि अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से, और जैसे वो बता रहे हैं कि टेक्निकल कमेटी पे ये फैसला छोड़ा गया है कि शेर शाह बांध को ब्रीच कब किया जाएगा। ताहम सूरत हाल ताहाल क्रिटिकल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी ये शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। इसराइल ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता को बेयकीनी, कशीदगी और मुमकिन जंग की राह पर धकेल दिया है। इसराइली फोर्सेस ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास के मुबैना रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई कार्रवाई की, जिसके नतीजे में धमाकों की आवाज़ें पूरे शहर में गूंज उठी। इसराइली हुकूमत ने इसे दहशतगर्दों के खिलाफ दिफाई इक़दाम करार दिया है, लेकिन इस कार्रवाई ने आलमी सतह पर एक संगीन कानूनी और अखलाकी बहरान को जन्म दिया है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का आर्टिकल 2 है, जिसकी सब क्लॉज 4 है, किसी भी खुदमुख्तार रियासत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को सख्ती से ममनू करार देता है, सिवाय इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूरी हासिल हो या मुल्क खुद दिफा के तहत कार्रवाई करे। अब कतर ने इस हमले को ना सिर्फ अपनी खुदमुख्तारी पर हमला करार दिया है, बल्कि इसे खुली जारहियत, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और इलाकाई अमन के लिए शदीद ख़तरा भी कहा है। काबिल गौर पहलू ये है कि कतर और इसराइल के दरमियान ना तो बराह रास्त जंग है, ना कोई अस्करी झड़प, और ना ही ऐसा फौरी ख़तरा मौजूद था जिसे खुद दिफा के ज़ुमरे में रखा जा सके। इसराइल की जानिब से हमास को निशाना बनाने का जवाज़ एक गैर रियासती गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद पर पेश किया जा रहा है, लेकिन ये जवाज़ उस वक्त अपनी कानूनी हैसियत खो देता है जब ऐसी कार्रवाई किसी तीसरे खुदमुख्तार मुल्क की सरजमीन पर की जाए और वो बग़ैर उसकी इजाज़त या बैनुल-अक़वामी हिमायत के। इस तनाजुर में ये इक़दाम ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी कानून की शदीद खिलाफ वर्जी है, बल्कि जारहियत के ज़ुमरे में भी आता है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन जैसा कि जिनीवा कन्वेंशंस, तनाज़े के दौरान तनासुब और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे उसूलों पर जोर देते हैं। कतर के दारुल हुकूमत में की जाने वाली इस कार्रवाई ने इन उसूलों को पायमाल किया है और शहरी आबादी को ख़तरे में डाल दिया है। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक धमाकों के मकाम के करीब रिहायशी इलाके भी मौजूद थे। यह हकीकत इस खदशे को जन्म देती है कि इसराइल ने न सिर्फ एक खुदमुख्तार रियासत की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि शहरियों की ज़िंदगियों को भी दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर ख़तरे में डाला है। अब यह कार्रवाई सिर्फ एक अस्करी वाक़या नहीं है, बल्कि खित्ते में जारी सिफारती कोशिशों पर भी कारी ज़रब है। कतर उन चंद ममालिक में शामिल है जो इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी, कैदियों के तबादले और इंसानी इमदाद की राह हमवार करने के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा था। इस मौके पर कतर पर हमला सिर्फ एक मुल्क पर नहीं, बल्कि अमन की कोशिशों पर हमला समझा जा रहा है। इसराइल की इस जारहाना कार्रवाई ने न सिर्फ कतर या हमास को मुतासर किया है, बल्कि आलमी कानून की साख, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की हैसियत
और छोटे ममालिक की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। अगर आलमी बरादरी इस हमले को नज़रअंदाज करती है तो फिर कानून की हुक्मरानी महज एक किताबी तसव्वुर बनकर रह जाएगा। इसराइल का ये इक़दाम एक खुला पैगाम है कि ताकतवर ममालिक जब चाहें, जहाँ चाहें, बग़ैर इजाज़त और बग़ैर जवाबदही के कार्रवाई कर सकते हैं, और यही सोच आज दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बनती जा रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे डिजिटल मीडिया के कुछ स्कैम्स का और उसको किस अंदाज में कैपिटलाइज किया जाता है, वो किस अंदाज में कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टिकटॉक और यूट्यूब ने नौजवानों के लिए बिलाशुबा नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। ये प्लेटफॉर्म्स लाखों नौजवानों को इजहार राय और कमाई का मौका फराहम करते हैं। पाकिस्तान में भी हज़ारों लोग अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जरिए लाखों नाज़रीन को मुतासिर करते हैं और माकूल आमदनी हासिल कर रहे हैं। लेकिन जहाँ ये मौके मौजूद हैं, वहीं इनके साथ कई संगीन मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मशहूर टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स पर इल्ज़ाम है कि वो बेटिंग ऐप्स की तशहीर करते हैं और ऐसे रुझानात को फ़रोग़ दे रहे हैं जो नौजवान नस्ल के लिए ख़तरनाक है। बेटिंग ऐप्स बज़ाहिर खेल और तफरी का तासुर देती हैं, लेकिन हकीकत में ये जुआबाजी की एक जदीद शक्ल है जो न सिर्फ कानूनी तौर पर मशकूक है बल्कि अखलाकी तौर पर भी नौजवानों को गलत रास्ते पर डाल सकती हैं। कई मुतासिरा नौजवान पैसे जीतने की लालच में अपनी कीमती रकम इन ऐप्स पर लगा बैठते हैं और अक्सर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह ये अमल उनके मुस्तकबिल, तालीम और माली इस्तेहकाम पर भी बराह रास्त असर डालता है। टिकटॉक लाइव सेशंस में एक और ख़तरनाक रुझान सामने आया है जिसे पनिशमेंट्स या चैलेंजेस कहा जाता है। नाजरीन तहाइफ और कॉइन्स के जरिए मेज़बान से मुख्तलिफ हरकत कराते हैं जो ज़्यादातर अजीब या गैर मुनासिब नौयत की होती हैं। अफसोसनाक पहलू ये है कि ये सब कुछ लाइव होता है और बच्चे, नौजवान, बड़े सभी इसको देखते हैं। इस तरह यह अमल माशरे में गैर संजीदगी और अखलाकी बिगाड़ को फ़रोग़ देता है। अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन मामलात के खिलाफ कमर कस ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मशहूर टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो लाखों फॉलोअर्स रखते हैं और अपने मद्दाहों पर गहरा असर डालते हैं। जैसा कि आज यूट्यूबर रजब भट्ट को लाहौर दफ्तर में पेश होने की हिदायत की गई थी, जबकि मशहूर टिकटॉकर अनस अली और सिस्ट्रोलॉजी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली इकरा कंवल को भी बेटिंग ऐप्स की तशहीर के मामले पर तलब किया गया था। इसी तरह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक लाइव के स्टार के खिलाफ तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बार बार अपने मद्दाहों को बेटिंग में शामिल होने पर उकसाया है। ये इक़दामात इस बात की निशानदेही करते हैं कि सिर्फ चंद अफराद नहीं बल्कि एक बड़ा हल्का इन सरगर्मियों में मुलव्विस है और अब हुक्काम ने फैसला किया है कि नौजवान नस्ल को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इक़दाम इस लिहाज से खुशाइंद है कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स मुकम्मल तौर पर मनफी नहीं। टिकटॉक और यूट्यूब के जरिए कई नौजवान अपनी सलाहियतें मनवाते हैं, मस्बत पैगाम देते हैं, बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर रहे हैं। यही वजह है कि ज़रूरत इस बात की है कि कानून शिकनी और गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को अलग किया जाए, जबकि तख्लीकी और मस्बत मवाद को फ़रोग़ दिया जाए। यहाँ वालिदैन और असातिज़ा की ज़िम्मेदारी भी अहम है। उन्हें चाहिए कि बच्चों और नौजवानों को रहनुमाई फराहम करें ताकि वो ये समझ सकें कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल क्या है और इसके मनफी असरात से कैसे बचना है। इसी तरह ख़ुद नौजवानों को भी ये जानना होगा कि वक्ती शोहरत या पैसे के लालच में अपनी इज़्ज़त, वक्त और मुस्तकबिल को दाव पर लगाना कोई दानिशमंदी नहीं है। सोशल मीडिया एक ताकतवर ज़रिया है जिसके मस्बत और मनफी दोनों किस्म के पहलू हैं। टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स की एक बड़ी तादाद मस्बत काम कर रही है, लेकिन वो अफराद जो बेटिंग ऐप्स और नामुनासिब मवाद के जरिए माशरे पर मनफी असर डाल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर है। अगर इदारे कानून के मुताबिक सख्त इक़दाम करें और आवाम को भी शऊर फराहम किया जाए तो ये प्लेटफॉर्म्स नौजवान नस्ल के लिए एक मस्बत और महफूज रास्ता बन सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे इंशाअल्लाह कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।